आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना वेक्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 4 जो होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट जब हम दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनकी जो क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर, when multiplication of two vector then get a vector quantity। देखिए जब दो वेक्टर का हम मल्टीप्लिकेशन कर दें और उनकी क्वांटिटी कैसी मिलती है, वेक्टर, तो इसको क्या बोलते हैं, हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं और स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ये दो चीज़ें इनको बोला जाता है। सपोज करा कि हमने ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर वेक्टर बी है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन हमको करना है तो क्या मिलेगा, हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम स्केलर वो वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर। सपोज कीजिए ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी को हमने इस तरह से जोड़ दिया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखिए इसका जो तीसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो उसकी डायरेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, तीसरी क्वांटिटी क्या दिखाएगी, वेक्टर सी की डायरेक्शन दिखाएगी। क्लियर हो गया। तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए एंड मोड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस साइन थीटा। ठीक है, यानी कि इन दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा कि तीसरे वेक्टर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा जो कि उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अगर देखिए इसके बीच में हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें तो ये पॉइंट हमको क्या दिखाएगा, एरिया दिखाएगा। क्या दिखाएगा, एरिया। क्लियर। यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मल्टीप्लिकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट एरिया, एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो हो गया। अगर इसके कंपोनेंट्स में लिखें तो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स कितने होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये वेक्टर ए के कंपोनेंट्स होते हैं। सिमिलरली वेक्टर बी के कंपोनेंट्स कितने होंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्लियर। सिमिलरली अगर 3 वेक्टर है तो वेक्टर सी के कंपोनेंट्स कितने होंगे, सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। ये वेक्टर सी के कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर। यानी कि ये इसके कंपोनेंट्स वेक्टर है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, इसके अंदर कितनी डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन है। तो ये किस में है, 3D में, और ये भी किस में, 3D में, क्योंकि बिकॉज डायरेक्शन इज एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, 3 डायरेक्शन है इसकी। अगर इसी को हम 2D में रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सिमिलरली वेक्टर बी के कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी वेक्टर सी इज इक्वल टू सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप। तो ये वेक्टर सी के कंपोनेंट्स हो गए 2D में। अच्छा, 2D में है तो कौन सी डायरेक्शन है, एक्स और वाई प्लेन है। सिमिलरली वाई और जेड भी हो सकता है और सिमिलरली जेड एंड एक्स भी हो सकता है। क्लियर, ये कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हो गए। ठीक है, अब आते हैं जरा हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर पढ़ लें पहले। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले ये एसोसिएटिव नहीं होता है। क्लियर। जैसे नंबर 1 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए,
डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए। अगर हमको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है इसको तो इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं इसकी, तो वेक्टर बी, अच्छा वेक्टर बी को इस तरह से नहीं लिख सकते ना, तो हम वेक्टर बी की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। पहले ए क्रॉस बी है, उसके अगर इसको इस तरह से लिखा तो ये बी क्रॉस ए हो जाएगा। अगर हमें इसको ए क्रॉस बी लिखना है तो वेक्टर बी की हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। जिस कंडीशन में ये एसोसिएटिव हो जाता है। अब बारी आती है कम्युटेटिव की। तो कम्युटेटिव क्या होता है, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर प्लस लगाएंगे, वेक्टर ए पहले है तो वेक्टर ए को ही पहले लिखेंगे, ठीक है। ये इस तरह से होता है। अगर हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ये तो इसके लिए वैलिड है, ठीक है। और अगर इसको ऐसे लिख दें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी विल नॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते। अगर हमें इस तरह से लिखना है तो फिर हम क्या करेंगे, सी की डायरेक्शन फिर चेंज कर देंगे, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो माइनस सी क्रॉस है ना, तो हमें इसको क्या लिखना है, सी क्रॉस ए लिखना था, तो सी क्रॉस ए, यानी कि इसकी वेक्टर सी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको यहाँ पर माइनस में लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, दो सिमिलर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कितना होता है, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, थर्ड प्रॉपर्टीज़ है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा वो 0 होगा। ए डॉट ए में ए स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर ए डॉट ए क्रॉस ए में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब इसका एंगल कैसा फाइंड करते हैं, इसका एंगल फाइंड करना है हमको, एंगल। तो देखिए एंगल फाइंड करने के लिए हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फॉर्मूला लिखेंगे हम, मोड ऑफ वेक्टर ए एंड मोड ऑफ वेक्टर बी एंड साइन थीटा। दिस विल बी रिप्रेजेंट, यानी कि ए क्रॉस बी है तो एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर एक ये वेक्टर सी को रिप्रेजेंट कर देगा, यानी वेक्टर सी का फॉर्मूला इतना होगा। क्लियर, यानी वेक्टर सी हमको फाइंड करना है ए क्रॉस बी का, तो वेक्टर सी मिलेगा, यानी कि ए बी साइन थीटा के अलोंग हम जब चलेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। क्लियर, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, वेक्टर ए क्रॉस ए वेक्टर बी एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसका साइन एंगल हमको फाइंड करना है, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए एंड मोड ऑफ वेक्टर बी। अच्छा, इसका यूनिट वेक्टर अगर हमको फाइंड करना हो, एक चीज़ और है, अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो उसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल इसका कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। वैन इसमें देखते हैं नंबर 1 कंडीशन, वैन थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन 90 इज इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है। यानी कि अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस तरह से हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए साइन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विल बी इक्वल टू कितना मिलेगा, मोड ऑफ वेक्टर ए एंड मोड ऑफ वेक्टर बी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर साइन एंगल 90 डिग्री है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। इफ सिमिलरली इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन साइन 0 विल इक्वल टू 0, बिकॉज साइन ग्राफ इस तरह से ट्रेवल करता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 है तो दोनों वेक्टरों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 0 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया एंगल अगर 0 डिग्री है तो। क्लियर, या दूसरी तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए एंड मोड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, देन टू वेक्टर जो है कितने एक दूसरे के 0 डिग्री एंगल पर आ चुके हैं। क्लियर, अभी इसका हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो देखिए यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए इसी तरीके से सिमिलर फार्मूला मिलेगा, ठीक है। कैसा फार्मूला मिलेगा, देखिए यूनिट वेक्टर इसका हमको फाइंड करना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड जब हम कर देंगे तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर इसका फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। एसोसिएटिव हो गया, कम्युटेटिव हो गया, सिमिलर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, कहाँ से एरिया जनरेट करेगा, कहाँ से क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ और है, अभी मैं बताऊँगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ देखते हैं हम, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया। अच्छा, इन दोनों के बीच में अगर ट्राइंगल फॉर्म हो जाए, जैसे वेक्टर ए
और वेक्टर बी कुछ एक ट्राइंगल फॉर्म कर दें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक एंगल फाइंड कर रहे हैं, क्लियर, एक ट्राइंगल इन्होंने फॉर्म कर दिया, तो ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, ये हमारा एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब इसके बाद में आता है पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, या फिर तीन एंगल के बीच में हो तो किस तरह से एरिया फाइंड करेंगे। अगर थ्री कंपोनेंट्स दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, थ्री कंपोनेंट्स के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका इतना हो जाएगा, हाफ वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। इस तरह से हम ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है जब थ्री कंपोनेंट्स गिवन हो हमको, क्लियर। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो पहले मैं इस तरह से एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। सपोज कर लिया ये वेक्टर बी और वेक्टर ए एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यहाँ से एक हमने पैरेललोग्राम फॉर्म करा, ओ पी क्यू और आर, इसको हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोला। तो देखिए जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा तो इतना लेके चलेंगे या फिर ये वाला एंगल लेके चलेंगे। अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो हम पूरा लेके चलेंगे, क्लियर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मोड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। देखिए साइन एंगल या जब हम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उसका वहाँ पर एरिया फाइंड कर रहे होते हैं। क्या फाइंड कर रहे होते हैं, एरिया। अब आधी बारी आती है कि एरिया यानी वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालें, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के दो तरीके हैं। देखिए या तो हम सीधा सीधा ओवर क्रॉस करें या फिर हम डिटर्मिनेंट्स वाले मेथड से इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी किस तरह से फाइंड होता है ये हमको निकालना है। तो ए के कितने कंपोनेंट्स थे, थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एक्स के अलॉन्ग वाई के अलॉन्ग जेड के अलॉन्ग, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर बी भी होगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, हमको फाइंड करना है, क्लियर। तो एक तो तरीका ऐसा होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमको फाइंड करना है। तो एक तो ऐसा तरीका है ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, अरे ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, क्रॉस लगा दें और क्या करें हम, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, क्लियर। अब क्या करेंगे, ए एक्स आई कैप के टर्म को पूरा इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। इससे पहले हम एक चीज़ और समझ लें, यूनिट वेक्टर का क्या होता है। देखिए आई क्रॉस आई इज इक्वल टू होता है हमारा 0, देन जे क्रॉस जे विल बी इक्वल टू 0 एंड देन के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। यानी कि आई का यानी एक्स एक्सिस के अलोंग अगर क्रॉस प्रोडक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग करा जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पर आई क्रॉस आई कितना एंगल जनरेट करती है, 0 डिग्री, ठीक है। वो साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, क्लियर। अब देखिए बारी आती है आई क्रॉस जे, तो ये कितना, इसको कितना लिखेंगे, आई जे के, और फिर आता है जे क्रॉस के, तो इसको क्या लिखेंगे, आई कैप, और फिर आएगा के, आई जे के क्रॉस आई कैप, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा, जे को। अगर इस तरह से ऐसे हो जाए कि जे क्रॉस आई मिले हमको, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, माइनस के कैप, और अगर हमको मिलता है के क्रॉस जे कैप तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आई कैप, और अगर हम इसको लेते हैं आई क्रॉस के कैप देन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस जे कैप, क्लियर हो गया। एक होता है, ये होता है क्लॉक रूल, क्या होता है, इसको बोलते हैं हम क्लॉक रूल, क्लॉक रूल, और इसको क्या बोलते हैं हम, एंटी क्लॉक रूल, एंटी क्लॉक रूल, ठीक है। देखिए क्लॉक रूल हो गया, एंटी क्लॉक रूल हो गया। देखिए ऐसे होता है क्लॉक रूल, यहाँ पर हमने आई लिखा और जे लिखा और फिर के लिखा। अगर हम आई के बाद के जा रहे हैं और के के बाद जे आ रहे हैं तो, और फिर के बाद कितना आएंगे, आई कैप, यानी कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन बन रही है इसके अंदर, डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो देखिए आई जे का जब हम लिखेंगे तो आई क्रॉस जे लिखेंगे तो कितना मिल रहा है हमको, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। सिमिलरली जे क्रॉस के लिखेंगे तो कितना मिलेगा, आई कैप,
और अगर हम के क्रॉस आई लिखेंगे तो कितना मिलेगा हमको, जे कैप। क्लियर। अगर इसको एंटी क्लॉक चलते हैं तो डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाती है, यानी कि अगर ये दो वेक्टर इस तरह से दिए हुए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इजिकल टू, अगर हम इसका ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो हम किस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं। राइट हैंड को लिया हमने, लेफ्ट हैंड को ले लिया, ठीक है, और लेफ्ट हैंड को लेते हैं तो हम हमारी डायरेक्शन अब ऐसे है, ए क्रॉस बी हम इस तरह से जा रहे हैं, ये ए क्रॉस बी हो गया, तो ये वाले एंगल क्या रिप्रेजेंट कर देगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। इसी तरीके से होता है एंटी क्लॉक रूल। ठीक, अब देखिए इन आइडेंटिटियों के तरह से ही हम इसको अगर हम इस तरह से करते हैं तो देखिए ए एक्स आई कैप मिलेगा, ठीक है, यानी कि ए का मल्टीपल इस पूरे इसके साथ में होगा तो कितना मिल जाएगा, ए एक्स आई कैप, और फिर उसके बाद में कितना मिलेगा, प्लस ए एक्स आई का आई के साथ में भी तो करना है प्लस, और ए एक्स का किसके साथ में होगा, बी एक्स के साथ में। तो ये तो हो गया ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई। देखिए जैसे आई क्रॉस आई मिलेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर इस तरह से क्या करेंगे, ए वाई का हम पूरे में मल्टीपल करेंगे, अरे ए एक्स का ही करना है अभी तो, प्लस ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, और फिर हो जाएगा आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे कितना मिल जाएगा, तो ये ए एक्स बी एक्स जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, के एलोंग रिप्रेजेंट करेगा। अब बताया था ना आई क्रॉस जे है, यानी कि क्लॉक रूल के हिसाब से चलने आई क्रॉस जे, तो डायरेक्शन कितनी होगी, के कैप, इसको हमने आई कैप लिया, आई एक्स के अलोंग है ये, और ये वाई के अलोंग है, ये वाई के अलोंग है, और ये जेड के अलोंग है, जो भी है आई और जे इसके साथ में हम चल रहे हैं तो डायरेक्शन किसकी मिल रही है, उसकी मिलेगी। क्लियर। सिमिलरली अब इसका जब मल्टीपल इसके साथ में होगा, प्लस ए एक्स आई कैप और ए एक्स बी जेड हो गया, आई कैप क्रॉस के कैप मिल गया। देखिए आई क्रॉस जे क्या रिप्रेजेंट करेगा, आई क्रॉस जे कहाँ गया, यहाँ होगा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो ये भी क्या मिलेगा हमको, के कैप मिलेगा। क्लियर। आई जे यहाँ भी मिला, आई के नहीं, आई क्रॉस के है ये, आई जे के, तो आई क्रॉस के कहाँ गया, आई क्रॉस के तो होते ही नहीं है, ये रे आई क्रॉस के, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, माइनस जे हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, माइनस जे कैप, यानी कि ये वाला आंसर मिलेगा हमको ए एक्स बी जेड और जे कैप। क्लियर। तो एक टर्म इसके अंदर से 0 हो रहा है, फिर इसके बाद में जब हम इसके अंदर चलेंगे तो ए एक्स बी जेड ये 0 हो जाएगा, यानी कि इसके और इसके 2 कंपोनेंट्स बचेंगे। फिर जेड के साथ में चलेंगे तो इसी तरीके से जेड ये वाला 0 हो जाएगा, फिर ये 2 कंपोनेंट्स बचेंगे। ठीक है, एक तो ये मेथड है। ये मेथड जब अप्लाई करना जब हमारा ग्राफ 2D के अंदर दिया हो तो बहुत आसान हो जाता है निकालने के लिए। ठीक है, अभी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, और जब हम 3D में करते हैं तो देखिए एक्स के अलोंग आई कैप है, वाई के अलोंग जे कैप है, जेड के अलोंग के कैप है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमको फाइंड करना है, तो ए आई कैप जे कैप और के कैप, मतलब कितनी डायरेक्शन के अलोंग चल रहे हैं, 2 डायरेक्शन के अलोंग चल रहे हैं। ठीक है, तो ए के कंपोनेंट्स पहले लिखेंगे क्योंकि ए पहले लिखा हुआ है, फिर ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर इसी तरीके से बी एक्स लिखेंगे, फिर बी वाई लिखेंगे और फिर बी जेड लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ए क्रॉस बी अगर हमें इस मेथड से फाइंड करना है तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम आई की डायरेक्शन लेते हैं। जब हमने ये लिया है आई कैप तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे। फिर उसके बाद में ना तो अब ये कंपोनेंट्स आएंगे और फिर ना ही ये कंपोनेंट्स आएंगे, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में चलेगा, इसके साथ में और इसके साथ में, यानी कि बी वाई प्लस अरे बी वाई ए कहाँ है, ए वाई बी जेड है, क्या है ए वाई बी जेड, फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे ए जेड बी वाई। क्लियर। दूसरी कंडीशन आती है, अगर हमने यहाँ प्लस लिया जे कैप के साथ में, तो देखिए जब जे कैप के साथ में हम इसको लेकर चलते हैं तो एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, अब ये वाला कंपोनेंट्स लिया है तो ना तो आई कैप का कंपोनेंट्स आएगा, ये 2 नहीं होंगे। ठीक है, और ना ही इसकी डायरेक्शन वाले होंगे। लेकिन क्या करेंगे, जब हमने यहाँ प्लस लिया तो ए जेड बी जेड पहले लिखेंगे, ए जेड बी जेड, फिर माइनस ए जेड बी जेड लिखेंगे। ठीक है, नहीं कौन सा कंपोनेंट लेके चल रहे हैं, ये लेके चल रहे हैं, तो ये तो बी एक्स है ना, ए जेड बी एक्स लिखेंगे। कितना लिखेंगे, ए जेड बी एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ से चलेंगे, यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इधर से स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन ये होती है, तो ए जेड बी एक्स हो गया, फिर उसके बाद में हो जाएगा ए एक्स बी जेड। क्लियर। अब अगली टर्म आती है के कैप की, प्लस के कैप। तो देखिए के कैप फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ना तो ये वाले कंपोनेंट्स आने अब और ना ही ये वाले कंपोनेंट्स आने, तो बचे कितने, ए एक्स ए वाई बचा, बी एक्स बी वाई बचा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब ऐसे ही करेंगे, ए एक्स
बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक, अगर हमने इसको यहाँ पर प्लस ले लिया तो क्या करेंगे, ये वाली डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, मतलब अगर हमने बीच में माइनस आई लिया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, अगर हमने इसका माइनस जे कैप लिख दिया, यहाँ पर जे कैप को माइनस लेके चलें तो क्रॉस प्रोडक्ट फिर इस तरह से होगा। ठीक है, यानी कि जो कंडीशन पहले लिखी हुई है वो माइनस वाली प्लस की हो जाएगी, बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, और उसके बाद में फिर हमें क्या लेना है, के कैप। तो के कैप के अंदर कोई हमें डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी जेड। क्लियर, इस तरह से हम इसको फाइंड कर देंगे। क्लियर, ये मेथड आसान होता है 3D के लिए। ठीक है, अगर हम 3D में चाहें तो फिर इतना लॉन्ग कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें यही कंडीशन करनी है। अच्छा, ये दो टर्म्स दे केवल, तो फिर हमें यही आसान लगेगा ये वाला तरीका। अब देखिए, सिर्फ दो कंपोनेंट्स के अंदर डी हुआ है, यानी कि ए क्रॉस बी जो है एक्स के लॉन्ग है और वाई के लॉन्ग है, जेड जीरो है, तो कितना हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और फिर सिमिलरली वेक्टर बी कितना हो जाएगा, वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। दो दो डायरेक्शन के अलॉन्ग दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लगाएंगे क्रॉस, क्या लगाएंगे क्रॉस, क्रॉस के बाद में क्या लिखेंगे, फिर क्या आना है, प्लस आना है ना, क्योंकि ए क्रॉस बी कर रहे हैं। ठीक है, अरे क्रॉस प्रोडक्ट ही तो कर रहे हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब क्या करेंगे, कंडीशन देखिए ऐसे हो जाएगी, ए एक्स और बी एक्स आई क्रॉस आई, ठीक है, फिर ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, क्लॉक रूल के हिसाब से आई क्रॉस जे के हो जाएगा, और ये कितना हो गया 0 प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, आई के बाद में जे आता है और यहाँ क्या आया जे आई आ रहा है, तो यानी कि एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो ये माइनस के हो जाएगा, प्लस उसके बाद में क्या करना है हमको, ए वाई बी वाई यानी कि जे क्रॉस जे। तो देखिए ये दो वैल्यू तो हो गई 0, ये वाली और ये वाली, ये टर्म 0 हो गया। आई क्रॉस जे कितना हो जाता है, के कैप, यानी कि ए एक्स बी वाई के कैप, प्लस ये कितना हो गया, माइनस जे हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन माइनस की हो चुकी है, ए वाई बी एक्स और जे क्रॉस आई इजकल टू कितना हो गया के। देखिए ए क्रॉस बी एक्स और वाई के अलॉन्ग था, डायरेक्शन उसकी कितनी आ रही थी, आई, डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा वेक्टर ही तो डायरेक्शन की रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे थियोरेटिकल। अब देखते हैं इसके न्यूमेरिकल क्या होते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन में सबसे पहले फाइंड करवाएगा तुमसे, ए वेक्टर ए दे दिया उसने 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये हमको वेक्टर दिए हुए हैं। क्लियर, सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे मोड ऑफ वेक्टर ए, फिर उसके बाद में हमको फाइंड करना है मोड ऑफ वेक्टर बी, फिर उसके बाद में फाइंड करना है हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर उसके बाद में फाइंड करना है हमको इसका डी मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सी इसके बाद में क्या फाइंड करना है, इसका एंगल फाइंड करना है, और एक और है डी, और ले लें कोई ए बी सी डी, ई ले लें यहाँ पर, और इसको ले लें एफ, और इसके बाद हमको फाइंड करना है इसका यूनिट वेक्टर। ये 6 क्वेश्चन इसके अंदर फाइंड हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोड ऑफ वेक्टर ए निकालते हैं। तो मोड ऑफ वेक्टर ए कितना आएगा, मोड ऑफ वेक्टर ए अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए ए एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ले लिया कॉमन तो अंदर बचा 3, और ये बाहर चला गया तो कितना हो गया 2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब उसके बाद में हमको फाइंड करना है मोड ऑफ वेक्टर बी। तो देखिए मोड ऑफ वेक्टर बी जब हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये 9 और फिर ये हो गया 16 और 4 कितना हो गया 29 अंडर रूट 29। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करना है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी जब फाइंड करते हैं तो आई कैप जे कैप के कैप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर 2 2 2 और ये कितना है 2 - 3 और 4। क्लियर,
इस कंडीशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, आई कैप निकालेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 और माइनस का 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम प्लस का जे कैप ले रहे हैं और प्लस का जे कैप जब हम लेते हैं तो क्या करते हैं, इधर से मल्टीपल करते हैं, 2 2 जा जे कैप लिया, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो माइनस का 8, 4 माइनस 8 हो जाएगा। अब क्या लेंगे हम, प्लस का के कैप। तो के कैप जब फाइंड करते हैं तो यहाँ से मल्टीपल करते हैं, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, माइनस का 4, यानी कि कितना हो गया 8 और 6, 8 और 6 14, 14 आई कैप प्लस माइनस का ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4, यानी कि माइनस का 4 जे कैप, और ये कितना हो गया माइनस का 10 के कैप। ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया। अब इसका हमें मोड निकालना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 10 का स्क्वायर। अब 14 14 कितने होते हैं 56 और 14, यानी कि 196 कितना हो गया, अंडर रूट 196 प्लस 16 प्लस 100, तो ये कितना होगा 296 और 296 और 16 कितना हो जाता है 296 और 16, 6 6 जा 6 और 6 12 और 9 10 11 और 3 अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 1 2। क्लियर, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद में हमको क्या फाइंड करना था, वेक्टर ए की मोड ऑफ वेक्टर ए कितना आया था, मोड ऑफ वेक्टर ए आया है हमारा 2 अंडर रूट 3 एंड मोड ऑफ वेक्टर बी इसका 2 कितना आया अंडर रूट 29, ठीक है। और वेक्टर ए क्रॉस बी ये आ गया। अब इसका हमें मोड निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस बी का मोड, यानी कि मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये इसका मोड निकालना है। तो इसका जब हम मोड निकालेंगे तो ए याद हो गया, ये मोड तो ये आ गया, ए क्रॉस बी ये आ गया, और ये कितना आया था मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। अब हमको फाइंड करना है इसका थीटा। देखिए 3 कंपोनेंट्स गिवन, 2 कंपोनेंट्स दिए हुए थे हमको, उसमें सबसे पहले मोड ऑफ वेक्टर ए निकाला, फिर मोड ऑफ वेक्टर बी निकाला, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करा, वेक्टर ए क्रॉस बी भी निकाल दिया, फिर उसके बाद में क्या फाइंड कर सकते हैं, मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद में बचते हैं 2, साइन थीटा और कितना यूनिट वेक्टर, यानी कि इसका एंगल फाइंड करना है कितना होगा और इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो देखिए एंगल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इजकल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए एंड मोड ऑफ वेक्टर बी। तो साइन थीटा हमको फाइंड करना था, साइन थीटा कितना आया, देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 14 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 10 के कैप, और मोड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आई थी 2 अंडर रूट 3, और इसकी कितनी आई है अंडर रूट 3 1 2, ये आई है, ठीक है। यहाँ इसका और एलसीएम ले लो, देखिए यहाँ से पहले तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, जब हमने 2 कॉमन लिया तो ये कितना बचा 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, और ये वाली वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो गया 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप अपॉन अंडर रूट 3 1। अब इसका क्या फाइंड करना है, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है बस सिर्फ। अच्छा, यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें ये वाला वेक्टर पता होना चाहिए, कितना आया था 3 नहीं, मोड ऑफ वेक्टर भी आया, कितना है मोड ऑफ वेक्टर भी तो कुछ और है अंडर रूट 29, ये आया हमारा, ठीक है। अब हमें यूनिट वेक्टर इसका फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमको यूनिट वेक्टर। तो देखिए यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कितना होना चाहिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस मोड ऑफ वेक्टर बी, ये होता है, ठीक है। तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आया था हमारा 7 एरिया 14 आई कैप 14 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 10 के कैप, और मोड ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, मोड ऑफ ए क्रॉस बी है अंडर रूट 3 1 2, यह हमारा यूनिट वेक्टर फाइंड हो गया। तो देखिए अब इसके थोड़े से तो टिपिकल क्वेश्चन रह गए हैं जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से मिलके आते हैं, मतलब कॉम्पिटेटिव वाले क्वेश्चन, और थोड़ा सा एक रह गया लामी थ्योरम, ठीक है। तो लामी थ्योरम का प्रूफ तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि चलो मैं लामी थ्योरम का प्रूफ भी कराता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में हम जो टॉपिक लेके आएंगे वो होगा जो प्रीवियस ईयर के अंदर आईआईटी जेईई नीट में जो क्वेश्चन आए हैं वो अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको फिर इसके बाद में क्या समझाऊंगा, देखिए पहले लूँगा मैं आईआईटी के अंदर वेक्टर से जो क्वेश्चन आए हैं वो वाले, यानी कि बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम में आईआईटी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए
IIT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूँगा। फिर उसके बाद में नीट के, नीट प्रीवियस ईयर, और फिर इसके बाद में AMU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद में अदर कॉम्पिटिटिव, यानी कि 4 लेक्चर जो होंगे पूरा न्यूमेरिकल वाले होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल वाले।